प्यारे दोस्तों, हिंदी के इस सफ़र में आज से मैं शुरू कर रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही सरल शब्दों में, जिससे कि आप लोग सब इसे अच्छे से समझ सकें और अपने जितनी भी परीक्षाएं हैं सब में पास हो सकें। बिल्कुल आपके लिए आज से शुरू करती हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम केवल ये जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या अर्थ होता है। तो पहले हम हिंदी का अर्थ जान ले कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का क्या अर्थ है। हिंदी शब्द का प्रयोग हम लोग विविध अर्थों में करते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ केवल सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच की संपर्क भाषा। दोस्तों, हम देखें कि हिंदी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, विविध अर्थों में करते हैं। कभी हम बोलते हैं ये हमारी राजभाषा है, कभी हम बोलते हैं हमारी संपर्क भाषा है, कभी हम बोलते हैं ये हमारी मातृभाषा है। ठीक दोस्तों, तो हिंदी का प्रयोग हम लोग विविध अर्थों में करते हैं, पर जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदी क्या है, हमारी सिर्फ और सिर्फ राजभाषा है। राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा का अर्थ होता है केवल सरकारी भाषा, जो ऐसी भाषा जिसका प्रयोग हम लोग सरकारी काम के लिए करते हैं। और दोस्तों, राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है कि पूरे देश की भाषा, मतलब वो भाषा पूरे देश में बोला जाए, वैसे भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। पर हिंदी हमारे पूरे देश में नहीं बोली जाती, इसलिए यह सिर्फ हमारी राज्य भाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी को हम लोग अपना संपर्क भाषा भी कहते हैं। संपर्क भाषा का क्या मतलब है कि ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच की संपर्क भाषा है। मतलब ये दोनों सरकार हिंदी के माध्यम से अपना सरकारी कामकाज कर सकते हैं। उत्तर भारतीय लोग जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के लोग हिंदी को अपना मातृभाषा मानते हैं, क्योंकि इन राज्यों में हिंदी आम बोलचाल की भाषा है। मतलब लोग अपने बातचीत करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि हिंदी का अर्थ हम लोग विविध अर्थों में क्यों करते हैं। दोस्तों, अब हम साहित्य के अर्थ को समझेंगे, क्योंकि बिना साहित्य के अर्थ को समझे बिना हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ ही नहीं सकते। तो दोस्तों, साहित्य क्या है? साहित्य शब्द का अर्थ होता है साथ होना। किसका साथ होना? यहाँ साथ होने से तात्पर्य है शब्द और अर्थ का साथ होना। अगर मैं सरल शब्दों में बताऊँ तो कुछ भी लिखित जो हितकारी हो उसे साहित्य कहेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ हितकारी से अर्थ है जो हित चाहे वो साहित्य है। ठीक बच्चों, जो रचना हितकारी हो वो भी साहित्य है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको साहित्य का मतलब समझा पाई होंगी। अब मैं आपको साहित्य के भेद भी बता देती हूँ कि साहित्य के दो भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। दोस्तों, श्रव्य काव्य मतलब ऐसे काव्य जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं, और दृश्य काव्य मतलब ऐसे काव्य जिनको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं श्रव्य काव्य की बात कहूँ तो श्रव्य काव्य को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला गद्य काव्य, दूसरा पद्य काव्य और तीसरा चंपू काव्य। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चंपू काव्य होता क्या है। ऐसे काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं उन्हें हम लोग चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको आगे बताऊं तो पद के भी भेद हैं। पद को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्त काव्य। इसके भी अनेक भेद हैं, पर मैं आपको इन सब के बारे में धीरे धीरे करके आगे विस्तार से बताती जाऊँगी। दूसरा गद्य काव्य। गद्य काव्य को हम लोग अनेक भागों में बांट सकते हैं, जैसे कहानी, आत्मकथा, निबंध, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, पत्र और भी बहुत से इसके रूप हैं। और चंपू काव्य तो मैं आपको बता ही चुकी,
ऐसे काव्य जिनमें गद्य और पद्य दोनों मिले होते हैं उन्हें हम लोग चंपू काव्य कहते हैं। मुख्य रूप से चंपू काव्य को हम लोग वीर गाथा काल में देखते हैं। साहित्य के बाद इतिहास की बारी आती है। तो अब दोस्तों हम लोग इतिहास का भी अर्थ समझ लेते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के आदि के अवशेष से हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है किंतु इसके शिलालेख हैं। अकबर नहीं है किंतु आईने अकबरी है। इससे जो जानकारियाँ मिलती है इसी के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि इतिहास क्या होता है। इतिहास मतलब ऐसी चीज़ें जो पुराने ज़माने में हुई थी और उनकी जो अवशेष हैं, जैसे पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के आदि बहुत सी पुराने अवशेष से हमें इतिहास की जानकारी मिलती। दोस्तों, हिंदी, साहित्य और इतिहास इन तीनों पे विस्तार से चर्चा करने के बाद अब हम लोग अपने विषय हिंदी साहित्य के इतिहास पे आते हैं। हम ये जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि मुख्य रूप से हिंदी साहित्य की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और वह कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण इस भाषा का विकास हुआ। ठीक दोस्तों यहाँ मैं आपको भाषा के बारे में कुछ बता देती हूँ कि भाषा नदी की तरह सदा ही गतिशील है। जैसे पहले संस्कृत भाषा थी, फिर उसके बाद प्राकृत भाषा आई और प्राकृत के बाद फिर पाली के बाद अपभ्रंश के बाद पुरानी हिंदी और फिर हम आज की हिंदी को देखते हैं। दोस्तों, हिंदी की शुरुआत 7वीं 8वीं शताब्दी से मानी जाती है, पर हिंदी की शुरुआत का जो मुख्य कारण था, जो मुख्य परिस्थिति थी, वो क्या थी? ऐसा क्या घटित हुआ कि हमारे देश में हिंदी भाषा का आगमन हुआ? कुछ मुख्य रूप से कारण तो रहे होंगे और उन्हीं कारणों को हम लोग विस्तार से हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको धीरे धीरे करके हिंदी साहित्य के इतिहास में को इतने अच्छे से पढ़ा दूंगी कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप मेरे साथ इसी तरह मेरे हर एक वीडियो में बने रहिए, मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इस सफ़र में हम लोग के साथ जुड़ सकें। इसी के साथ धन्यवाद।